हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और सबकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होंगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग आरपीएससी के पीवाईक्यूज जो है मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंटिन्यू कर रहे थे। तो ऑलरेडी हम लोग इसमें मतलब 2011 वाला एक पेपर सॉल्व किया था, देन 2013 का किया था और फिर 2016 वाला भी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है। नाउ ये जो पेपर है ये 2020 का मतलब 2020 कह लो कि हाँ 2020 का है, लेकिन 20 का नहीं इन द सेंस ये वैकेंसी जो आई थी ये आई थी 2018 में। ठीक है, 2018 में आई थी, लेकिन मतलब कुछ कारणों से मतलब डिले हो गया था। तो फाइनली जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 7 जनवरी 2020 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, बाकी एटलीस्ट चलो हमारे यूपी से तो बेटर ही है कि यूपी में क्या होता है मतलब पंचवर्षीय योजना को भी फेल कर रहे हैं ये लोग। कब की वैकेंसी निकाली हुई है और अब तक मतलब एग्ज़ाम कराने का भी कोई वो नहीं है बस। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एटलीस्ट जिन्होंने भी आरपीएससी अप्लाई किया है ना वो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो लग के। ठीक है, देखो तुम यहाँ 150 क्वेश्चन ये तुम अच्छे से इस पर कमांड कर लो। बाकी जनरल पेपर में 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो उसमें 75 में तुम नहीं जाते तो तुम अगर 30 to 35 भी तुम अगर स्कोर कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं एक सीट तुम्हें मिल जाएगी। इतना तो है कि हाँ तुम्हें एज ए जनरल कैंडिडेट वहाँ पे फाइट करना पड़ेगा, बट फिर भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि अच्छा है कर लो, क्योंकि यहाँ पे बायो और पेडोलॉजी तुम यहाँ से कर सकते हो और उसके बाद में जो जनरल पेपर है उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें तुम 30 से 35 क्वेश्चन अच्छे से ठीक ठाक करके चले आओ तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम आज का मतलब जो पेपर है वो देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया बताने वाला नहीं है। 3 घंटे का पेपर है और 300 मार्क्स का है, यही सारी चीज़ें हैं। मतलब इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो सारी सेम है। अब तक ये वही पेन पेपर मोड में हो रहा है, मतलब कि ब्लू बॉल पॉइंट पेन वगैरह और 1/3 है जो नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जितना ज़्यादा क्लियर रहेंगे उतना ही क्या रहेगा, तुम एग्ज़ाम में नेगेटिव करने से बच पाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो और जिस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ में पता है वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। बाकी ज़रूरी नहीं है कि हाँ नहीं सारे ही करके आना है। ठीक है, भेड़ चाल चलना छोड़ दो, बस टू द पॉइंट पढ़ो, बी स्ट्रिक्ट हो जाओ और जो भी टॉपिक पढ़ो उसको इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा उसमें से तुमसे कभी कोई नींद में भी कुछ पूछ लेना तो तुम्हें ये ना लगे कि अरे यार ये क्या पूछ लिया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पेपर जो है मतलब थोड़ा सा मुझे स्टैंडर्ड लगा, थोड़ा सा इन दी सेंस कि जैसे एस्टेट वाले थे, एस्टेट वालों के जो क्वेश्चंस थे वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। एक अच्छा लेवल था क्वेश्चंस का। यहाँ पर भी इस पेपर में भी मैंने जो मैंने एनालाइज किया है वो क्वेश्चंस अच्छे तो हैं, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर की गलती है या फिर मतलब प्रिंटिंग वालों की गलती है कि ऐसा लगता है जैसे भांग खा के उन्होंने प्रिंट किया था। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक्स बहुत सारी हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मतलब ये है कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, ये मत देखिए कि हाँ करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो मतलब क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, हो जाती हैं गलतियाँ, सबसे होती हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स और हमारे साथ हम गलतियाँ ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइलम इज अ नॉच एट द इनर सरफेस ऑफ द किडनी ऑफ मैमल्स। ठीक है, अगर आपने किडनी का डायग्राम ऐसे ध्यान से देखा हुआ है तो यहाँ पे ये जो इनर साइड पे पोर्शन होता है यहीं पे क्या होता है, हाइलम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सही है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नेफ्रीडिया आर फाउंड इन एनिलिडा ओनली। ठीक है, नेफ्रीडिया तो एनिलिडा में होता है, लेकिन प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर बात करें तो प्रोटोनेफ्रीडिया या सोलेनोसाइट्स जो होते हैं वो किसका फीचर होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया या मतलब जिसको फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स कहते हैं वो रोटिफर्स हैं, कुछ एनिलेट्स में भी हैं, सिफेलोकॉर्डेटा वगैरह। तो एक तरीके से देखा जाए तो मतलब प्रोटोनेफ्रीडिया नेफ्रीडिया तो टर्म लग रहा है ना, तो वो एक तरीके मतलब वो तो प्लेटिहेल्मिन्थेस का हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब ये भी फिर हिसाब से मतलब क्या है, ये बी वाला तो है वो गलत हो जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि लार्ज लूप ऑफ हेनले जो मतलब देखो सबसे पहले यहाँ से तो मतलब अपना पहला पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब तुमने पढ़ी होंगी और नहीं पढ़ी है तो तुम पढ़ लेना आराम से, मैं पूरा नहीं पढ़ रही। यहाँ पे देखो दे रखा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। ठीक है, हाइलम है थ्रू विच यूरेटर
ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो एंटर करती हैं, ठीक है। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। तो कैलिसेस और हाइलम जो ये दो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अपने आप में, इस चैप्टर के रेफरेंस में बता रही हूँ। और यहाँ से ये मतलब कई बार तुम्हें एसेसर रीजन के फॉर्म में या कई बार इस तरीके से स्टेटमेंट्स के फॉर्म में चीज़ें दे देता है। तो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा तो एटलीस्ट एनसीईआरटी भी इस तरीके से पढ़ो कि हाँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स। जो आउटर जोन होता है वो क्या जोन कहलाता है? कॉर्टेक्स जोन कहलाता है। इसीलिए मतलब अगर नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट अगर कॉर्टेक्स रीजन में ही है तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड एन इनर मेडुला, मेडुला रीजन में तो अगर नेफ्रॉन्स का मतलब मेन मतलब मैक्सिमम पार्ट अगर मैक्सिमम इन द सेंस की लूप ऑफ हेनले ही सारी चीज़ें डिसाइड करता है। अगर लूप ऑफ हेनले काफ़ी लॉन्ग है और मतलब काफ़ी डीप इनसाइड है मेडुला तो वो मेडुलरी नेफ्रॉन हो जाएगा, जो कि बहुत मतलब कम ही होते हैं, 15 से 20% ही होते हैं। कॉर्टिकल वाले जो हैं यही ज़्यादा होते हैं। मेडुला इज डिवाइडेड इंटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। मतलब इसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? कैलिक्स हो जाएगा। कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। ये देखो ये वाला जो रीजन है ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। और ये क्या है? ये मेडुलरी पिरामिड्स है, मतलब यहाँ से ये मेडुला वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ना यही क्या कहलाता है? हाइलम कहला रहा है, ठीक है। हाइलम है। यहाँ से देखो ये ब्लू आर्टरी है, रेड वाली रीनल आर्टरी रेड वाली है, और ब्लू वाली क्या है? रीनल वेन है, ठीक है। इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड लगी होती है, इन्फीरियर वेना कावा, तो तुम्हें पता ही है। ये देखो ये है पेल्विस रीजन, ठीक है। तो पेल्विस मतलब ये टर्म्स देख लो 2-3 जगह पे आते हैं, ठीक है। पेल्विस और कहाँ पे है वो भी तुम्हें पता होगा। पेल्विस हो गया, कैलिसेस या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगुलर क्या है इसका? कैलिक्स हो गया, और हाइलम हो गया, ठीक है। डॉर्सल एओर्टा ये सब तो तुम देख लेना आराम से। बाकी एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मालफीजियन बॉडी या फिर मालफीजियन टिब्यूल। तो मालफीजियन टिब्यूल्स तो किस में है? इंसेक्ट्स में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मालफीजियन बॉडी है, इसी को रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। ये चीज़ भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अगला जो 4th पॉइंट था वो यही था। तो मालफीजियन बॉडी जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला करके क्या बनता है? मालफीजियन बॉडी। ये देखो दे रखा है यहाँ पे। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule, ठीक है। Bowman's capsule which encloses the glomerulus। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मालफीजियन बॉडी क्या है, मैं एमबी करके लिख रही हूँ सिर्फ, तो एमबी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? एमबी या फिर इसी को और क्या बोल रहे हैं? रीनल कॉर्पसल्स बोल रहे हैं, ठीक है, कॉर्पसल्स। तो इसमें देखो आ जाता है वोमेंस कैप्सूल, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, वोमेंस कैप्सूल। और उसके साथ में क्या आ जाएगा आपका? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल मिल करके मतलब क्या बनाते हैं? मालफीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल्स। मालफीजियन टिब्यूल मत लगा के आना, ये इसी जगह पे मतलब मिस्टेक होगी। बाकी बाद में देखो, द टिब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसको क्या बोल रहे हैं? पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब देखो ये येलो वाला दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से देखा होगा वैसे तुमने ये डायग्राम। आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए, बट ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आता है यहाँ पे, कैपिलरीज हैं, फिर यही क्या है? ये ग्लोमेरुलस बनाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये एफरेंट निकल जाता है। ये है हमारा वोमेंस कैप्सूल, येलो वाला ये जो बड़ा सा है वोमेंस कैप्सूल। फिर आगे फर्दर किस में डिवाइड हो जा रहा है? ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये डाउन साइड जो है, फिर ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो जाता है, और फिर उसके बाद में ये डीसीटी में, डीसीटी फिर किस में खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से है, देखो ध्यान से, ऐसे है ये। तो ये पहले ये थोड़ा सा पीसीटी हो गया, फिर ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया, डिसेंडिंग लूप के बाद में फिर ये ऐसे असेंडिंग वाला होता है, ये नीचे थोड़ा सा पतला होता है, फिर ऊपर जाके ऐसे मोटा हो जाता है, फिर ये डीसीटी बना लेता है। और डीसीटी के बाद ये खुलता किस में है? तो ये फिर से कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। तो ये सारी मतलब चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वुमेन्स कैप्सूल, दिस वन इज पीसीटी, ये क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, एलओएच, असेंडिंग एलओएच और ये डिसेंडिंग एलओएच है।
पीसीटी के बाद ये क्या हो जाएगा, डीसीटी हो जाएगा, और ये कलेक्टिंग टिब्यूल या फिर इसको कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशंस थी जो मतलब मैंने थोड़ा सा आपसे शेयर किया। बाकी टाइप्स हमें देखना था ना, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, तो वो चीज़ हम एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। यही चीज़ है, देखो अगर ये पोर्शन मैक्सिमम अगर मेडुला के अंदर है तो ये मेडुलरी नेफ्रॉन हो जाएगा। अगर ये चीज़ जो है ये कॉर्टेक्स रीजन में ही रहती है, मतलब कॉर्टेक्स रीजन में रहने का मतलब क्या है कि ये छोटा होगा। ठीक है, लूप ऑफ हेनले जो है वो छोटा सा ही है, तो यहाँ पर ये छोटा सा है तो मतलब कॉर्टिकल रीजन में ही रह जाएगा, तो ये कॉर्टेक्स वाला कहला जाएगा। बस यही फ़र्क है। बाकी ये देख लो, मतलब हड़प्पा सभ्यता वाले मेरे नोट्स हैं, थोड़ा सा तुम्हें इससे भी हिंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे नेफ्रॉन की बात कर रहे थे तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो मालफिजियन बॉडी आती है, एक सेकेंड, एक चीज़ क्या है, मतलब पहला क्या है, मालफिजियन बॉडी है, इसी को क्या बोल रहे थे हम लोग, रीनल कॉर्पसल बोल रहे थे। दूसरे क्या आ जाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो रीनल कॉर्पसल या मालफिजियल बॉडी में मैंने बताया था कि वुमेन्स कैप्सूल के साथ में क्या होगा, ग्लोमेरुलस होगा, फॉर्म्ड बाय एफरेंट एट्रियोल, सेट ऑफ 50 कैपिलरीज का होता है ये जो इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बन के आ रहा था, यहाँ पे एफरेंट एट्रियोल एंटर करा था ना, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था, यही क्या स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। और ऑलमोस्ट इसमें कितनी होती हैं, तो सेट ऑफ 50 कैपिलरीज होती हैं। उसके बाद में दूसरा आ जाता है हमारा ये रीनल ट्यूब्यूल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 तरीके के ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। पहला पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है एलओएस यानी कि लूप ऑफ हेनले, जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब होता है। असेंडिंग लिम्ब जो है स्टार्टिंग में थिन सेगमेंट होता है और फिर बाद में जब ऊपर थोड़ा और चढ़ता है तो थिक सेगमेंट होता है। बताया था मैंने, जब इस तरीके से यहाँ से ऐसे जाता है तो नीचे की तरफ पतला होता है, फिर ऐसे आके मोटा हो जाता है। फिर ये डीसीटी आ जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, तो ये तीनों रीनल टिब्यूल्स आ जाते हैं। और मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन टिब्यूल्स मत बना देना यहाँ पे। उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये क्या होती है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे ही इसमें से 3-4 ऑप्शंस उठा करके और 5वां ये डाल देगा। जैसे बिहार वाले हैं तो 5 ऑप्शन वाले हैं, बाकी और अदर स्टेट्स में 3 इसमें से कैरी किया, 1 इसमें से कैरी किया, बोल देगा विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो आंसर क्या होना चाहिए, कलेक्टिंग डक्ट होना चाहिए, कलेक्टिंग डक्ट। और ये कितने होते हैं, ये 250 कलेक्टिंग टिब्यूल पर किडनी। ठीक है, एक किडनी में 250 होते हैं। और एक किडनी में नेफ्रॉन्स कितने होते हैं हमारे पास, तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। ठीक है, पर किडनी 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और एक किडनी में 250 कलेक्टिंग टिब्यूल्स होते हैं। तो अगर एक कलेक्टिंग टिब्यूल की बात की जाए, कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम 4000 नेफ्रॉन से। ठीक है, कैसे निकालोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 250 तो कितना आ जाएगा, 4000। यानी कि एक कलेक्टिंग टिब्यूल कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम 4000 नेफ्रॉन से। एक कलेक्टिंग टिब्यूल जो है वो यूरिन कलेक्ट करता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये भी ऐसे पूछा गया है, जो जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे ना वो सारे क्वेश्चन के फॉर्म में आए हुए हैं एग्जाम में। फिर है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, जो अभी मैं तुम्हें बता रही थी, उसमें देखो 2 तरीके के, कॉर्टिकल आ जाएगा और एक जक्स्ट्रा मेडुलरी है, इसी को मेडुलरी बोलते हैं। कॉर्टिकल वाला 80 से 85% होता है और ये जो मेडुलरी वाला होता है 15 से 20% होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लाइक वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लो कॉर्टेक्स रीजन। यहाँ पे मोस्ट पार्ट लाइक 20 मतलब वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे होते हैं, या फिर मतलब ये पीसीटी डीसीटी ये सब तो जंक्शन पे हो जाएंगे, लेकिन जो मेन हमारा लूप ऑफ हेनले था वो क्या होता है, वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा होता है, एंड डिप्स इनसाइड द इनर मेडुला। ठीक है, इसीलिए ये मेडुलरी कहलाता है। और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले क्या है, शॉर्ट होता है, प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एंड ओनली लिटिल पार्ट या सम पार्ट डिप्स इनटू द मेडुला। बस थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मेडुला में डिप करता है। बाकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क भी पाया जाता है, मतलब यहाँ पे पीटीसी एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पीसीटी नहीं है ये पीटीसी, वहाँ पे पीसीटी लिख रहे थे, इसको क्या लिखोगे, पीटीसी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये क्या होता है, लेस डेवलप होता है, यहाँ पे मोर डेवलप होता है। वासा रेक्टा यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वासा रेक्टा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अभी हम आगे देखेंगे, या अगर तुमने पढ़ा ही चैप्टर अच्छे से तो तुम्हें पता होगा कि ये पॉइंट भी अपने आप में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वासा रेक्टा जो है ये क्या है, प्रेजेंट होता है इसमें, और यहाँ वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन अगर क्वेश्चन दे दिया तुम्हें कि कॉर्टिकल वाले में होता है कि मेडुलरी वाले में, तो ये जो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जेजीए एब्सेंट होता है। जेजीए मतलब जक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर एपरेटस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। बाकी ये देखो, जैसे मान लो मतलब दो भागों में किसी चीज़ को तुम डिवाइड कर लो, ठीक है। ये ऐसे बीच से एक लाइन खींच दो। मैंने मान लिया कि ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये क्या है, कॉर्टेक्स है। और ये नीचे वाला क्या है, मेडुला रीजन है। तो यहाँ पे देखो, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग टिब्यूल, ये सारा चीज़ कहाँ पे है, कॉर्टिकल रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा वाला हो जाएगा, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो जाएगा। ये कैसा है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो 80 से 85% मतलब मैक्सिमम इस टाइप के ही होते हैं। लेकिन उसके बाद में अब यहाँ पे देखो, लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट तो है, लेकिन बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो है वो क्या किया है, ये मेडुला रीजन में डिप किया है, ठीक है। बट यहाँ पे बात करते हैं तो पीसीटी, डीसीटी और मतलब पीसीटी, डीसीटी, बीसी, ये सब जंक्शन पे है। ये क्या है, एक तरीके का जंक्शन तो ही है। इधर कॉर्टेक्स है, इधर मेडुला है, इनके जंक्शन पे प्रेजेंट है। जो मैंने अभी लाइनें वहाँ पीछे लिखी थी, उन्हीं लाइनों को मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ आपके लिए। और ये कैसा है, मतलब जंक्शन पे, इसीलिए इसको जक्स्ट्रा मेडुलरी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जंक्शन पे है ये चीज़, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन या मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और बाकी लूप ऑफ हेनले देखो यहाँ पे कितना बड़ा है, और ये कहाँ पे डिप है, इनसाइड द मेडुला रीजन, इसीलिए ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया। ये 15 से 20% है, ये 80 से 85% है। मेडुला में भी 3 भाग डिवाइड कर सकते हो तुम, आउटर मेडुला, मेडुला और फिर इनर मेडुला। और जितना डीप जाओगे, मेडुला मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, ये ठीक है, इसमें जितना डीप जा रहा है, इस तरीके से था ना ये। तो आई होप मैं ये जो 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट की हेल्प से मैंने बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं यहाँ पे। तो मतलब ये बी वाला तो मुझे सरासर गलत लग रहा है। बाकी यहाँ देखो, कह रहा है कि लार्ज लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लार्ज लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट था क्या, नहीं ना, गलत है ये चीज़। तो ये मतलब सी वाला ऑप्शन भी क्या है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। यहाँ पे बी भी गलत है, सी भी गलत है। यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आ रहा था, वुमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस बोथ, तो डी भी सही है। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है वो ए एंड डी होना चाहिए। बाकी इन लोगों ने मतलब पता नहीं क्या दिया था आंसर, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी इनके तरफ से कंट्रोवर्सी थी। तो तुम्हें कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना है, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं बस। और हमेशा कुछ भी हो, मतलब पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसके बाद में बाकी चीज़ों की तरफ भागना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। अब देखो फिर अगेन सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टॉपिक से इन्होंने दूसरा क्वेश्चन भी उठा के दे दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब एग्जामिनर क्या था कुछ भी कह लो, जिस बच्चे ने ये चैप्टर स्किप किया होगा वो तो मतलब गया, ठीक है, 4 नंबर उसके चले गए यहाँ से। और जिसने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा वो अच्छा करके आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बताना है, करेक्टली मैच्ड बताना है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या दे रहा है, कह रहा है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, डीसीटी अब तक देख लिया ना, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारी चीज़ें। अब कह रहा है कि प्रॉक्सिमल पीसीटी की बात कर रहा है, पीसीटी यहाँ पे कह रहा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और साथ ही साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम NaCl होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज और कुछ अमाइनो एसिड्स का होता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद में बात करते हैं हेनले लूप की। लूप ऑफ हेनले क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। यस, बिल्कुल सही बात है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है, इसी के साथ साथ में क्या होता है, वासा रेक्टा भी लगा होता है ना, तो ये दोनों क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। फिर है डीसीटी, यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो भी किसका होता है, सोडियम और वाटर का। तो ये बात भी एकदम सही है, कंडीशनल कह सकते हो या फिर इसको आप फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन भी कह सकते हो। यानी कि यहाँ से किस किस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन हार्मोन था ना, उसकी प्रेजेंस में होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और इन प्रेजेंस ऑफ एडीएच की प्रेजेंस में मतलब कि क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। कंडीशनल या फैकल्टेटिव मतलब ज़रूरत के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद में डी वाला है कलेक्टिंग डक्ट, जिसका काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। और इस पोर्शन इसका भी पूछा जाता है कई बार कि इसका कौन सा पोर्शन जो है वो परमिएबल होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट ये जो था हमारा, ये
ये कलेक्टिंग डक्ट था ना, इसका ये जो लोअर वाला पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन जो है परमिएबल होता है वाटर और यूरिया के लिए, ठीक है। मतलब इसमें से मैक्सिमम वाटर और यूरिया जो है वो फिर से फिल्टर आउट, मतलब रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यहाँ से मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और मोस्टली कंसनट्रेटेड यूरिन को ही क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। बाकी जो लूप ऑफ हेनले है इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी देखो जो डिसेंडिंग लिम्ब था, जो डाउन साइड वाला था डिसेंडिंग लिम्ब, और एक असेंडिंग लिम्ब था ना, ये डिसेंडिंग वाला है, ये असेंडिंग वाला। तो डिसेंडिंग वाला जो है इसी को कंसंट्रेटिंग सेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये परमिएबल फॉर वाटर के लिए, वाटर इसमें से मतलब निकल जाता है, और इम्परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये मतलब क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। लेकिन अगर इसके असेंडिंग की बात की जाए, नोट कर लो ये चीज़ें, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी बोलते हैं, डाइल्यूटिंग सेगमेंट। और ये क्या था, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट था, कंसंट्रेटिंग सेगमेंट था। तो डाइल्यूटिंग वाला क्या है, ये परमिएबल फॉर, डाइल्यूट करना मतलब कि चीज़ों को वो कर देना, मतलब डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, परमिएबल फॉर NaCl। इसमें NaCl जो है यहाँ से निकल जाएगा, और वाटर जो है वो यहाँ से नहीं जाएगा। जब ज़्यादा पानी रहेगा तभी तो डाइल्यूट रहेगी कोई चीज़। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो फाइनली क्या है, फोर्थ ऑप्शन, ये जो है ये करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, और इन्होंने मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर नॉट करेक्टली बताना है, मतलब इसमें से गलत क्या है। तो देखो एंजाइना, एम्फाइसीमा, और फिर एस्थमा, और उसके बाद क्रिटिनिज्म। तो इसको भी हम एनसीईआरटी की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले एंजाइना देख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार नाम चेंज करके पूछ ले। इसमें देखो क्या है, अ सिम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है। अक्यूट चेस्ट पेन, ये वर्ड्स जो है इनको दिमाग में रखो, इसी से क्वेश्चन निकल जाएगा एग्जाम में। चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, मतलब हार्ट की मसल को जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। मतलब प्रॉब्लम हार्ट की है, लेकिन पेन कहाँ पे हो रहा है, चेस्ट में हो रहा है। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन, मतलब कि दोनों में हो सकता है, मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज़ मोर कॉमन करके पूछता है। तो ये मिडल एज एंड एल्डरली पीपल जो होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो तीन चार चीज़ें जो जो मैंने बताया कि एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। सिम्टम क्या होता है, अक्यूट चेस्ट पेन होता है। कब होता है, जब नो सफिशिएंट ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, हार्ट की मसल को जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये होगी, ठीक है। और होता किस में है, तो मिडल एज्ड या एल्डरली पीपल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पहला तो ये निकल गया यहाँ से एंजाइना। दूसरा क्या था, बाकी इसी पेज पे ये जो डिजीजेस दे रखी हैं, हार्ट फेलियर और CAD वगैरह, ये सब भी मतलब तुम देख लेना, मतलब ब्लड फ्लो वाले चैप्टर से है, सर्कुलेशन वाले से है। नेक्स्ट वाला था मतलब अस्थमा भी दिया हुआ है, एम्फाइसीमा भी दिया है। तो सबसे पहले अस्थमा देख लो। अस्थमा क्या है, इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करी है, क्या किया है, बस इन्फ्लामेशन वर्ड यूज़ कर लिया। लेकिन तुम ध्यान से देख लो, ये क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से, NCERT का ही है ये। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर देख लेना, वैसे तुम बुक खोलोगे तुम्हें पता चल जाएगा। तो अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग साउंड निकलता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स का यहाँ पे वो होता है, क्योंकि कई बारी पूछ लेता है कि हाँ है तो मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लेकिन रेस्पिरेशन में भी कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, एल्वियोलाई हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारी चीज़ें। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है एग्जैक्टली वो चीज़ ध्यान रखो। तो अस्थमा की बात करेंगे तो अस्थमा में वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन होगा ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ये एम्फाइसीमा आता है। एम्फाइसीमा क्या है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक और एक्यूट का मतलब समझते हो क्या होता है, एक्यूट का मतलब होता है जैसे कोई बीमारी हुई और 3-4 दिन में मतलब वो ठीक हो गई, ठीक है, तो वो एक्यूट में आ जाएगी। लेकिन क्रोनिक का मतलब ये होता है जो लंबे समय से चल रही है, ठीक है, लगातार। अब एम्फाइसीमा वगैरह जो ये 1-2 दिन में नहीं ठीक होने वाला होता है, ठीक है। जैसे TB वगैरह क्या है, ये मतलब क्रोनिक डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं उस तरीके से।
तो क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें होता क्या है, एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज। ठीक है, ये वर्ड्स जैसे जैसे मैं मार्क करते जा रही हूँ ऐसे ऐसे तुम इसको नोट करते जाओ। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेस। क्या हुआ यहाँ पे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग वाले जो जितने भी लोग हैं वो बी केयरफुल। और बाकी बायोटेक में तुमने पढ़ा भी होगा कि इसके लिए क्या बनाया गया था, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ठीक है, एंटी ट्रिप्सिन जीन का भी क्या किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। मतलब क्या होता है, इसी की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो बायोटेक में फिर इसको क्या किया गया था, मतलब बनाया गया था। ठीक है, अ रेयर इनहेरिटेड कंडीशन कॉल्ड अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी कैन कॉज एम्फाइसीमा। ठीक है, इंजेक्टिंग मिथाइल, मतलब ठीक है छोड़ो उसको। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। तो एंजाइना क्या हो गया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, किसको, हार्ट की मसल्स को। ठीक है, जहाँ जिससे क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। एम्फाइसीमा, डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल्स। ठीक है, ये भी हो गया। फिर अस्थमा की बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन। देखो एक एक वर्ड लिख दे रहे हैं, बस इनको लग रहा है कि हाँ इनका काम हो गया, लेकिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें ईच एंड एवरी वर्ड को अच्छे से, मतलब इतना दिमाग में रखो कि हाँ तुम्हें क्वेश्चन दिखे और तुम्हें आंसर पता हो जाए। फोर्थ वाला कह रहा है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म कह रहा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि क्या है, गलत है। क्रिटिनिज्म जो होता है इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट। और ये डेफिशिएंसी किससे हो रहा है, थायराइड के, तो यहाँ पे कंडीशन मतलब क्या होना चाहिए, हाइपोथायरॉयडिज्म होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है यही क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा था, मतलब इनकरेक्ट नहीं एक्सप्लेन करेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये बिटवीन टू वर्टिब्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि और कहाँ कहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो क्या आपको पता है, चलो ठीक है। मैं तो ये रहे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं बेसिकली 4 टाइप्स के, मतलब इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 वर्टिब्री के बीच में। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा सेकंड प्यूबिक सिम्फाइसिस हो जाएगा। थर्ड है स्टर्नोकोस्टल जॉइंट्स, मतलब स्टर्नम और रिब्स के बीच में आ जाता है, जो कि क्या है, कार्टिलेज, मतलब हाईलाइन जॉइंट होता है। और एपिफाइजियल प्लेट, एपिफाइजियल प्लेट का मतलब क्या है, ये देखो जैसे ये लॉन्ग बोन्स होती है ना, इस तरीके से ये लॉन्ग बोन्स के यहाँ पे ये एपिफाइसिस। ठीक है, एपिफाइसिस वाले रीजन पे एपिफाइजियल प्लेट्स ये सारी हो जाएंगी। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ऑलरेडी बता चुके हैं, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर कहाँ पे, कोकोनट में आ जाएगा। कोकोनट कैसा है, ड्रू फ्रूट है। ड्रू फ्रूट क्यों आता है, क्योंकि इसका एंडोकार्प जो है वो स्टोनी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं तो मतलब वो फ्रूट्स होते हैं फॉल्स फ्रूट्स जो कि किससे, अदर देन ओवरी से डेवलप होते हैं। तो फ्रूट बेसिकली देखो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है यू कार्प जिसको ट्रू फ्रूट कहते हैं, डेवलप फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, दूसरा होता है स्यूडो कार्प यानी कि फॉल्स फ्रूट, जो कि डेवलप फ्रॉम दी अदर पार्ट देन ओवरी, जैसे कि थैलेमस वगैरह से हो जाते हैं। ठीक है, थैलेमस से हो गए तो फिर ये फॉल्स कैसे हो जाते हैं, जो जो थैलेमस से डेवलप होते हैं, इसको लिख लो। जो फ्रूट थैलेमस से डेवलप होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको पोम फ्रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, पोम फ्रूट्स। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास में, एप्पल हो जाएगा, पियर आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी वगैरह जो हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, इसी पोम फ्रूट में आ जाएंगे। ठीक है, कैशू नट वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन मतलब बहुत टाइम लग रहा है इसीलिए रहने दे रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में समझा देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का आप सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसमें क्या नहीं ट्रू बताना है यहाँ पे। द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल्स वॉल्स। ठीक है, द एग apparatus इज लोकेटेड नियर द माइक्रोपाइलर एंड। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, ये देखो इस तरीके से होता है ना, मतलब अगर तुमने स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान में होगा, ये मैंने पढ़ाया, मेरे चैनल पे ही पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में। तो ये होते आते हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स, जो कि किस पे एंड होते हैं, चलाजल एंड पे होते हैं। ये जो माइक्रोपाइलर वाला एंड होता है यहीं पे ये एग होता है और इसके साथ में 2 सिनर्जिड्स लगे होते हैं। और ये कौन सा एंड होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये इस पे 2 ऐसे इंटेगुमेंट्स होते हैं, जाके देखना चैनल पे मैंने बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है।
और बीच में यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ये बड़ा वाला पूरा क्या कहलाता है, सेंट्रल सेल कहलाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 न्यूक्लियस हो गए। 8 न्यूक्लियाई की बात कर रहा था, 8 न्यूक्लियस हो गए। सेल कितने होते हैं, सेल यहाँ पे 7 ही होते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3, 3 ये हो गए और 3 ये, 6 हो गए, और एक ये बड़ा वाला, ठीक है, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इसी में तो 2 न्यूक्लियस हैं। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार पूछा है, केवीएस हो गया, आरपीएससी हो गया, सारे उसमें देखा गया था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन होती है। एग एपरेटस जो है वो कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे लोकेटेड है, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स जो लोकेटेड है वो कहाँ पे बता चुकी हूँ मैं, चलाजल एंड पे है। अब कह रहे हैं कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 6 सेल्ड, 6 सेल्ड थोड़ी ना है, 7 सेल्ड है। तो यही क्या है आपका, गलत हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि द स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, मतलब कुछ स्पीशीज़ हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर ही पाई जाती हैं। जैसे मतलब मान लो कि केसर की बात करते हैं तो केसर जम्मू कश्मीर में ही तो पाया जाता है, तो मतलब वो कहाँ, वहाँ का क्या हो गया, वो एंडेमिक हो गया, ठीक है। ऐसे बिहार में मतलब लीची वगैरह हैं, या फिर हंगुल डियर वगैरह हो गए इस तरीके से, या फिर काजीरंगा में जो मतलब क्या है, राइनो वगैरह है, तो वो एंडेमिक है, मतलब वो पर्टिकुलर उसी जगह पे पाई जाने वाली स्पीशीज़ है, कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो वो क्या कहलाएगा, एंडेमिक कहलाएगा। पेंडेमिक क्या है, जो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का तुम्हें पता ही है, थ्रेटेंड का पता होगा, एक्सटिंक्ट का पता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, लिंकेज किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। इन लोगों ने ये ऑप्शंस क्यों डाले हैं मुझे नहीं पता, बाकी इन्होंने आंसर भी जो दिया है वो बेटसन एंड पुन्नेट दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं कि व्हेन अ प्योर रिसेसिव प्लांट, टीटी जो है प्योर रिसेसिव है, मतलब इज क्रॉस्ड विद F1 हाइब्रिड, तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और बाकी एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए कि मतलब टेस्ट क्रॉस करते क्यों हैं, क्या आपको पता है कि टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है। टेस्ट क्रॉस इसलिए करते हैं टू डिटरमाइन द अननोन जीनोटाइप। बाकी देखो F1 को अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाते हो तो वो आउट क्रॉस कहलाता है, लेकिन अगर F1 को रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाओगे, F1 में मतलब कुछ भी कंडीशन, ये कंडीशन है, तो अगर इसको रिसेसिव के साथ तुमने करवाया तो वो क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है और PYQ मतलब PYQ की फॉर्म में पूछा जा चुका है, तो इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या मतलब, यहाँ पे ये होना चाहिए सेक्स क्रोमोजोम्स, ठीक है, जिनको हम लोग और भी क्या नाम से जानते हैं, एलोजोम्स होते हैं ना। 2 तरीके के क्रोमोजोम्स होते हैं, ऑटोजोम्स, एलोजोम्स। 22 पेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, ऑटोजोम्स, और ये एलोजोम्स आ जाएगा 1 पेयर। फिर कह रहा है कि 22 प्लस XXY फीमेल आ जाता है, 22XY मेल हो जाता है, तो ठीक है, एक तरीके से मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है। बाकी यहाँ पे 21 इंटू एक्स फीमेल है और 21 ये तो कम ही कर दिया है, ये टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन आ जाती है, तो बी सी गलत है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो ए एंड बी बोथ होना चाहिए, ठीक है। बाकी अब अगर यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम लगा ही नहीं है तो फिर तुम ए कैसे कह सकते हो, तो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें मतलब इस पेपर में मुझे यही थोड़ा सा अजीब लगा कि बहुत कंट्रोवर्शियल हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर बेस्ट एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द, किसके एग्जाम्पल्स हैं ये, एडेप्टिव रेडिएशन के, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। Australian marsupials are an example of adaptive radiation, which is when many species evolve quickly from a single ancestor, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सेक्रेट एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज कौन सी सेल्स बनाती हैं, तो वो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, वैक्सीनेशन से कौन सी डिजीज नहीं प्रिवेंट की जा सकती है? तो पोलियो, डीपीटी का टीका लगता है, निमोनिया वगैरह हो जाएगा। अमीबियासिस, अमीबियासिस क्या है ये? मतलब वैक्सीन इसकी नहीं होती है, वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि हीमोजोइन, हीमोजोइन क्या है? एक टॉक्सिन है, इज रिलीज्ड इन द ब्लड आफ्टर रप्चर ऑफ आरबीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो सबको पता है कि मलेरिया के कंडीशन में होता है। बाकी मलेरिया की लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो हैं वो कौन से डिजीज कॉज करते हैं? तो सबको पता है वो कैंसर कॉज करते हैं। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, सेप्रोफाइट्स आर, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सो दे आर ऑलवेज डिकम्पोजर्स, जो सड़ी गली चीज़ों पे सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ बायोमास, वो भी कहाँ पे पूछ रहा है? ओशियन में पूछ रहा है, तो ये कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। 18 का हो जाएगा 3। 19 क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस इज कॉल्ड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता। सो प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस, इकोसिस्टम प्रोसेसेस का जो प्रोडक्ट है वो इसमें से क्या हो सकता है? ठीक है, जीएनपी है, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोडक्टिविटी है, क्या होगा? तो ये इसका जो आंसर है वो क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज हो जाएगा ये क्वेश्चन। मतलब इकोसिस्टम प्रोसेसेस के जो प्रोडक्ट्स है वो इकोसिस्टम सर्विसेज, और दूसरा होता है इकोसिस्टम गुड्स भी आ जाते हैं इसमें। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग आराम से इसको नोट कर लो। तो ये देखो, इसमें मतलब कुछ चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी, इसलिए मैंने ये मतलब स्लाइड आपके लिए इंक्लूड की है। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इकोसिस्टम गुड्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब देखो इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस दैट हैव एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस दैट हैव एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वैल्यू आ जाती है। अब इसमें इकोसिस्टम सर्विसेज में अगर पूछ ले आपसे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखो सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, प्लांट कवर प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस। दूसरा है एयर एंड वाटर प्योरिफिकेशन, इकोसिस्टम प्योरीफाइज द एयर एंड वाटर। तीसरा है रेनफॉल, इकोसिस्टम प्रोवाइड रेनफॉल। और फोर्थ वन इज पॉलिनेशन, इकोसिस्टम पॉलिनेट क्रॉप्स। ठीक है, तो ये सारी इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं जो हमारे लिए वो कर रहा है। उसके बाद दूसरा आ जाता है इकोसिस्टम गुड्स। इकोसिस्टम गुड्स का मतलब क्या है? दीज आर द टेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस। ठीक है, एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं इसमें? वाटर, फूड, फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज एंड गुड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपने इसको नोट कर लिया होगा। पॉज करके इसको नोट कर लो, मे बी नेक्स्ट टाइम इसमें से 2-4 चीज़ें ऐसे दे करके और फिर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है मैनी जू प्लैंकटन स्पीशीज को, जू प्लैंकटन स्पीशीज क्या करती हैं? इन लेक्स एंड पॉन्ड्स में आर नोन टू एंटर इन अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, वो एक सस्पेंडेड मोड में चली जाती हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो उसको डाइपॉज कहते हैं। दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ये मतलब कह सकते हो कि जनसंख्या का गुण नहीं है इसमें से। तो कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन यूजुअली डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ऐसा हो सकता है कभी? नहीं, तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी एट द एनी गिवन टाइम इट हैज़ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस, सेक्स रेशियो होती है, बर्थ रेट डेथ रेट भी होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 22, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स। जो मैमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट रीजन के, उनके जो ईयर होते हैं या ईयर पिन है वो काफ़ी छोटे होते हैं। एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, इस मतलब ये किस में आ जाएगा? तो ये एलेंस रूल के अंडर में आती है ये चीज़। नेक्स्ट है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफियर। तो ये ओशियन हो जाएगा। और मैक्सिमम CO2 प्रोडक्शन का भी ऐसे करके कुछ था, तो उसका आंसर भी क्या था? ओशियन ही माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बताना है। रॉक्स आर नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। पाइनियर स्पीशीज आर दोज दैट इन्वेड बेयर एरिया, पाइनियर स्पीशीज वो होती हैं जो कि मतलब
जो बेयर एरियाज होते हैं वहाँ पे आकर के रहना शुरू करती हैं, तो ये भी सही है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डज नॉट चेंज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्यों नहीं चेंज होती है भाई, बिना चेंज हुए कहाँ सक्सेशन करवा दोगे। ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन चेंज, नहीं तो ये हाँ ऑर्गेनिज्म का जो है वो ट्रॉपिक लेवल जो है वो चेंज हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ए बी और डी होना चाहिए, ठीक है। 24th का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 व्हेन एंटीबॉडीज प्रिपेयर अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, या मतलब टॉक्सिन इंजेक्टेड इन द बॉडी, एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड अगेंस्ट अ डिजीज, अगर किसी डिजीज के अगेंस्ट बनती है और फिर उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। 27th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बताना है। अब इस क्वेश्चन में भी मतलब विवाद ही है, या तो तुम इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो जो दिए हैं उसमें से देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पहला जो है वो पेरिपेटस है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ये सही है। उसके बाद में कह रहा है कि बॉडी कैविटी ऑफ ए सीलोमेट्स इज फिल्ड विद बोट्रेडियल टिश्यूज, तो नहीं ये चीज़ गलत है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड है कोरल एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, यस डेफिनेटली, और सीलोम जो है वो मोलस्का में रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे करेक्ट की जगह जो पूछना चाहिए था वो इनको क्या पूछना चाहिए था, इनकरेक्ट पूछना चाहिए था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इनकरेक्ट के हिसाब से सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है, क्योंकि देखो बॉडी कैविटी जो ए सीलोमेट्स की होती है वहाँ पे बोट्रेडियल टिश्यू जैसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। ये सीलोमेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी, पहली बात तो इसमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, फ्लैटफॉर्म्स टेपवर्म्स वगैरह इसी में सब मतलब सारे आ जाते हैं। और द स्पेस बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल इन ए सीलोमेट्स इज फिल्ड विद पैरेनकाइमा सेल्स, तो मतलब बोट्रेडियल की तो बात ही मत करो। बाकी बोट्रेडियल टिश्यू जो है वो किस में होता है, तो पैरेनकाइमा सेल्स का फंक्शन की अगर बात की जाए तो पैरेनकाइमा स्पॉन्जी टिश्यू दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल इंटरनल ऑर्गन, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मतलब डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिशंस वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये काम करता है। और बाकी बोट्रेडियल टिश्यू की बात करते हैं तो बोट्रेडियल टिश्यू किस में, लीचेस में पाया जाता है, विच इज द पार्ट ऑफ द फाइलम एनिलिडा का है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट फिल्स द सीलोम ऑफ लीचेस एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडी वॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कल कैविटीज, स्कल कैविटीज के बेसिस पे रेप्टिलिया जो है इसको क्लासीफाई किया जाता है, बाकी डिटेल में देखेंगे कभी और। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट अबाउट द मैमेलिया, मैमेलिया क्लास के लिए करेक्ट बताना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑल द मैमल्स आर विविपेरस, ऐसा थोड़ी ना होता है, सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं। डक बिल्ड प्लेटिपस वगैरह जो हैं वो कैसे हैं, ओविपेरस हैं, है तो मैमल्स में ही आते हैं ना। फिर कह रहा है कि डक बिल्ड प्लेटिपस इज ए मार्सुपियल, मार्सुपियल थोड़ी होते हैं, मार्सुपियल तो कंगारू वगैरह होते हैं, ये तो मोनोट्रिमेटर्स में आ जाएंगे। फिर तीसरा कह रहा है कि ऑल यूथेरियंस हैव एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। फिर चौथा कह रहा है कि ऑल एक्वेटिक मैमल्स लिव इन ओशियंस, सारे एक्वेटिक मैमल ओशियन में थोड़ी लिव करते हैं, मतलब कुछ हैं जो मतलब फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कुछ है सेमी एक्वेटिक वगैरह हो गए। जैसे फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो रिवर डॉल्फिन वगैरह हो गया, अमेजिनियन मैनिट्स, मैनेटीज वगैरह, ये सब कैसे हैं, ये सब फ्रेश वाटर वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे तो मुझे चारों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत लग रही हैं, ठीक है। अब बाकी क्या आंसर है इसका आप लोग देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, गिवन बिलो आर द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज मेड विद द किंगडम एनिमेलिया, और तुम्हें यहाँ पे बताना है। तो सेलुलर लेवल स्पॉन्जेस में है, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट्स में है, ऑर्गन लेवल एनिलिडा में नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल तो गायनोडर्म्स में देखने को मिलता ही है। ऑर्गन लेवल की बात करते हैं तो ये किसका फीचर हो जाता है, ये हमारे प्लेटी हेलमिंथिस का हो जाएगा, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथिस में क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेकॉइड स्केल्स, प्लेकॉइड, टिनॉइड, साइक्लॉइड स्केल्स का पता है ना आपको। ये चीज़ भी मैंने एनिमल किंगडम वाले मेरे वीडियो जाके देखना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, फिर से नहीं बता रही यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इलास्मो ब्रांच फिशेज आ जाएंगे। इनको और किस किस नाम से जानते हैं, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह आप वहाँ पे जाके एक बार विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ द फ्लावर ऑफ द फैमिली रेननकुलेसी। रेननकुलेसी का यहाँ पे पूछा गया है, तो ये फैमिली भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेननकुलेसी फैमिली, बटरकप जल धनिया होता है ना, उसकी फैमिली है। बाकी इस फैमिली को और मैंने बताया ना, बटरकप फैमिली, क्रोफुट फैमिली या लिटिल फ्रॉग फैमिली वगैरह के नाम से इसको जानते हैं। और ये भी अपने आप में मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शन से भरी हुई फैमिली है। तो फिलहाल मतलब फॉर द मतलब टाइम इतना कम है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए देखते हैं इसमें। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, स्टेमन्स इंडेफिनिट, फ्री, एडनेट, डाइसिंग और एक्सट्रोज होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। टेट्रामेरस फ्लावर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। बाकी गाइनोशियम जो है वो मैनी फ्री कार्पल्स होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है और वन सेल्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती है। एडनेट फिक्सेशन होता है, मतलब फिलामेंट इज अटैच्ड विद होल लेंथ ऑफ द स्टेमन आ जाता है इसमें। 5 पॉलीसेपलस पॉलीपेटलस वाली कंडीशन होती है, इम्ब्रिकेट और क्विंकेंशियल एस्टिवेशन वगैरह आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके मतलब एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो अकोनिटम नपैलम हो गया, और एनिमोन पल्सेटाइला हो गया, रेननकुलस फिसेरिया हो गया, और डेल्फिनियम हो गया। इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। और नेक्स्ट है ये एपीएससी वाला, तो इसको अभी रहने दे रहे हैं। ठीक है, फैमिलीज वाले जो है वो थोड़ा सा देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसी लेक्चर में ही फैमिलीज इंक्लूड कर लूँगी। बाकी फिर चलो ठीक है, देख ही लो, ये वाला भी देख लो। ठीक है, 33 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है, वो भी फैमिली कौन सी है, एपीएसी है, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, अम्बली फेरी फैमिली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये अम्बली फेरी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में भी मैं समझा दूंगी, बट चलो ठीक है, अभी 33 तक का मतलब कवर कर लेते हैं। इसमें एम्बल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ठीक है, ये बात सही है। यहाँ पे कैलिक्स जो है वो यूजुअली 5 इन नंबर होते हैं। ठीक है, 5 इन नंबर है। टीथ और नैरो सर्कुलर रीज, ऐसा मतलब मुझे नहीं समझ में आता कुछ यहाँ पे। 5 डिस्टिंक्ट पेटल्स अल्टरनेटिंग विद 5 स्टेमेंस, तो ये चीज़ में मतलब कहीं ना कहीं मुझे गलत ही लग रही है। बाकी स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी। तो स्टाइलोपोडियम का मतलब क्या है यहाँ पर कि इसका जो स्टाइल होता है वो कैसा होता है, सोलेन होता है। ठीक है, सोलेन स्टाइल होता है। ये देखो ऐसे स्टिग्मा अगर ये है तो ये स्टाइल हो जाएगा इसका, और फिर ये ओवरी है। तो स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी, ओवरी के ऊपर मतलब ये है। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये स्टेटमेंट भी ए और डी जो है वो सही हो जाते हैं। तो बी सी जो है वो गलत है यहाँ पे। तो बी गलत है, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी गलत आ रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं वो सी को भी मतलब करेक्ट मार्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब में मतलब बहुत ज़्यादा वो इन्होंने वो करके दे रखा है। तो इसको देखते हैं, एक बार चेक करेंगे, और फिर तुम्हें फैमिली भी पढ़ा ही दूंगी मैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलो ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करते हैं यहीं पे 33 क्वेश्चंस तक। बाकी इसके आगे के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।